कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। बेसिकली आज का जो सेशन होने वाला, आज का जो क्लास हम लोग लेने वाले हैं, ये हम लोग का होगा पीएल एप्रोप्रिएशन। यस, आपने सही सुना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आज के सेशन में हम लोग करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, ये कंपलसरी क्वेश्चन आएगा क्लास 12 में। कंपलसरी मतलब क्वेश्चन पेपर में ये सवाल रहेगा ही रहेगा। जब सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन में पीएल एप्रोप्रिएशन ही रहेगा। तो आज हम लोग समझेंगे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है। अच्छा, हम लोग क्लास 11 में ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आए हुए हैं ना क्लास 11 में। तो क्लास 11 में जो भी हम लोग अकाउंटिंग करते थे वो सोल प्रोप्राइटर के रिस्पेक्ट्स में करते थे, ठीक है ना। व्हाट इज सोल प्रोप्राइटर? व्हेन अ बिजनेस यूनिट कंट्रोल मैनेज बाय एन इंडिविजुअल इटसेल्फ, उसको बोला जाता था सोल प्रोप्राइटर। बट इन क्लास 12 ना हम लोग पार्टनरशिप के बारे में पढ़ते हैं। पार्टनरशिप क्या होता है? जब दो और दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलते हैं और उन लोग का ऑब्जेक्टिव सेम होता है, पैसा कमाना है, ठीक है ना, लॉफुल ऑब्जेक्ट होता है। और when two or more person come together for a common objective and they share profit and losses equally, और अपने पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, तो उसको बोला जाता है पार्टनरशिप। तो क्लास 11 में जब भी हम लोग प्रॉफिट निकालते थे, फाइनल अकाउंट के चैप्टर में जब भी हम लोग प्रॉफिट निकालते थे, नेट प्रॉफिट निकालते थे, तो वो नेट प्रॉफिट, मान लो एक ओनर है, हम लोग यहाँ समझते हैं, ठीक है ना, सिंगल ओनर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? सिंगल ओनर। सिंगल ओनर, ये सिंगल ओनर है, ठीक है ना, सिंगल ओनर है। अच्छा, ये जो भी पैसा इन्वेस्ट करेगा अपने सोर्स से इन्वेस्ट करेगा, ठीक है ना। जो भी एट द एंड ऑफ द डे जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट आएगा बिजनेस से, ठीक है ना, वो किसी के साथ शेयर करने वाला ये इंसान? द आंसर इज नो। क्योंकि सोल प्रोप्राइटर के केस में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो किसी के साथ बंटवारा नहीं होगा, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। बिकॉज पार्टनर, यहाँ कोई पार्टनर का तो कॉन्सेप्ट है नहीं, ये तो अकेला मालिक है बिजनेस का। तो जो भी प्रॉफिट आता था ये अकेला घर लेके जाएगा, अकेला प्रॉफिट एंजॉय करेगा। सब प्रॉफिट आया तब भी इसका, लॉस आया तब भी इसका, ठीक है ना। ये सिंगल ओनर था, ठीक है ना। अभी हम लोग क्लास 12 में हम लोग का कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप। क्या है बाबू? पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिखे हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों को बाबू ये समझने में दिक्कत हो रहा है तो काइंडली अपने तरफ से रेजोल्यूशन को हाई करिए, जो हम लिख रहे हैं क्लैरिटी आएगा और ज़्यादा समझ में आएगा। तो इंडिया में सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई एक्ट नहीं है। देयर इज नो सच एक्ट टू गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इन इंडिया। टिल नाउ कोई भी एक्ट नहीं है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप, यस देयर इज अ एक्ट to govern partnership act in India, that is partnership act 1932। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो भी बात लिखा हुआ है बिजनेस करते वक्त, वो सारा चीज को, लॉ को, रूल्स रेगुलेशन को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। तो हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब होता है यहाँ पे दो पार्टनर रहेंगे। मिनिमम कितना पार्टनर चाहिए? मिनिमम कितना पार्टनर चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए? ये एमसीक्यू आएगा। हाउ मेनी पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड? मिनिमम पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड। मिनिमम पार्टनर इज 2, मैक्सिमम पार्टनर इज, वेरी गुड, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज 50, मिनिमम पार्टनर इज 2। एक इंसान अकेला पार्टनरशिप बिजनेस कैसे फॉर्म करेगा? अगर एक इंसान, हम अगर बिजनेस करते हैं, अकेला इंसान है, मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं है, तो हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप के केस में यहां एक पार्टनर तो नहीं रहेगा ना, यहां एक से ज्यादा रहेगा। तो एक नंबर में आ सकता है सवाल, कितना पार्टनर चाहिए? मिनिमम कितना पार्टनर चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म करने के लिए? तो किस में टिक मारेंगे? 2 में टिक मारेंगे। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। 2 एमसीक्यू तो यही हो गया। तीसरा एमसीक्यू, पार्टनरशिप एक्ट मतलब पार्टनरशिप एक्ट कब आया? 1932 में आया। 3 एमसीक्यू तो यहीं से कवर हो चुका है। तो अगर हम लोग चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोग देखिएगा सारा एमसीक्यू कॉमन मिलेगा, ठीक है ना। अगर चैप्टर का इन डेप्थ नॉलेज है तो ऐसा नहीं होगा कि सर हम इनसे एमसीक्यू जा रहे एग्जाम में, एमसीक्यू नहीं कर पा रहे। एमसीक्यू तो कर लेंगे, अगर हमको चैप्टर का नॉलेज है, एमसीक्यू को चैप्टर से ही तो आएगा ना, ठीक है। तो कितना पार्टनर चाहिए बाबू? 2 चाहिए। इन लोग साल में पहले पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, मान लो प्रॉफिट आया, कितना प्रॉफिट आया? मान लो प्रॉफिट आया 1 लाख। कितना प्रॉफिट आया बाबू? 1 लाख। अच्छा, आप बोलो ये 1 लाख प्रॉफिट किसका होगा? ये मिस्टर ए का होगा, ये मिस्टर ए का होगा या मिस्टर बी का होगा?
दोनों का होगा पार्टनरशिप में। जरूरी नहीं बिजनेस में प्रॉफिट आए, अरे अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, लेकिन जरूरी नहीं है प्रॉफिट आए। मान लो अगर लॉस भी आएगा ना तो दोनों लॉस को भी ना बराबर में बांटेंगे, अगर रेशियो बराबर है, मतलब 1:1 है। नहीं तो जो रेशियो रहेगा, तो मान लीजिए हम लोग के केस में 1 लाख प्रॉफिट आया, ये 1 लाख किसका है सर? ये 1 लाख किसी का नहीं है, ये दोनों का है, ये दोनों का है। 1 लाख प्रॉफिट है फर्म का, फर्म में दोनों लोग हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अगर मानते हैं रेशियो इक्वली है, ठीक है ना, रेशियो कितना है? इक्वली है, रेशियो हम लोग का इक्वली है, ठीक है ना, 1:1 है। तो ए को कितना मिलेगा? इसको ऐड कर देंगे, 1 कितना हो जाएगा? 2, तो 1/2 इंटू 1 लाख रुपीज, तो आंसर आ जाएगा 50,000। बी को कितना मिलेगा? सेम 1/2 इंटू 1 लाख, आंसर आएगा 50,000। तो ये चीज सोल प्रोप्राइटर में नहीं होता था, क्योंकि बंदा तो एक था, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो अकेले लेगा। पार्टनरशिप के केस में जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, पार्टनर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर रेशियो इक्वल है, नहीं तो जो भी रेशियो दिया हुआ है। अब पार्टनरशिप के केस में पूरे पार्टनरशिप में ये बात बताया गया है कि अगर रेशियो नहीं देगा तो हम लोग इक्वली मानते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग का चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? पहला तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन है, ठीक है ना। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म, ये पार्टनरशिप फर्म के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। इसका मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट विच अराइजिंग फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमंग्स द पार्टनर, ठीक है ना, आफ्टर मेकिंग ऑल द रिलेवेंट एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो भी प्रॉफिट आए ना उसको हम लोग बंटवारा कर दें, प्रॉफिट को बांट दें, ठीक है ना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर आफ्टर मेकिंग ऑल द रिलेवेंट एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर कोई भी एडजस्टमेंट होगा तो उसको करने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा। अब मेरा सवाल है प्रॉफिट आएगा कहाँ से? बाबू देखो यहाँ पे हम लोग सोल प्रोप्राइटर के केस में अब पार्टनरशिप के केस में दोनों में डिफरेंस क्या होता था? सोल प्रोप्राइटर के केस में अगर हम लोग ट्रेडिंग बनाते थे तो इससे क्या आता था? ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग बनाते थे इससे क्या आता था? ग्रॉस प्रॉफिट आता था, ठीक है ना। अब इसका ग्रॉस प्रॉफिट किस में जाता था? जरूरी नहीं ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस लॉस भी आ सकता था। तो ट्रेडिंग अकाउंट से बेसिकली दो ही चीज निकलेगा, या ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा, तीसरा चीज और कुछ नहीं निकलेगा। अब लिख रहे पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। ये ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग कौन से कॉन्सेप्ट से बनाते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब पीएल किससे बनाते हैं? एक्यूरल बेसिस, ठीक है। तो जब भी आंसर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से पीएल में जाएगा, अब पीएल से हम लोग बना देते थे बैलेंस शीट, ठीक है ना। ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता था, नेट प्रॉफिट से ये जो भी ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आया हम लोग ट्रांसफर करते थे पीएनएल में, पीएल से निकलता था नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। फर्दर नेट प्रॉफिट कैपिटल के साथ बैलेंस शीट में ऐड कर देते थे, नेट लॉस होता था तो कैपिटल के साथ हम लोग लेस कर देते थे, ऐसा हम लोग करते थे। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप में भी वही बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलेगा सर? या ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, ग्रॉस। इसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे? पीएल अकाउंट में। अगेन पीएल से भी दो चीज निकल सकता है, प्रोबेबिलिटी दो चीज का है, या नेट प्रॉफिट। तो अब यहां पे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां से बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और यहां बनेगा बैलेंस शीट, ठीक है। तो आपको पीएल एप्रोप्रिएशन किसके बाद बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनाते हैं, ठीक है ना। यहां से जो भी प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बंटवारा होगा, किसका कितना हिस्सा है।
मान लो जैसे हम यहाँ पे लिखें 1 लाख आया, अब 1 लाख किसका, हम ऐसे नॉर्मली कर दिए यहाँ पे एक एग्जांपल के ज़रिए से, क्योंकि यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। हम जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन करेंगे वहाँ पे फर्दर एडजस्टमेंट दिया रहेगा, वो एडजस्टमेंट को अच्छे से ट्रीट करना होगा, फिर फाइनली हम लोग को हर एक पार्टनर का हिस्सा निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कुछ बात हम लोग समझ पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो सवाल यहाँ से क्या आ सकता है सर, सबसे पहले पूछ देगा 1 नंबर में ना, पार्टनरशिप एक्ट कब आया? सर पार्टनरशिप एक्ट आया 1932 को, ठीक है ना। अब पार्टनरशिप एक्ट किसका पार्ट है? सर ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट है। जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन था तो अंग्रेज का ना, ब्रिटिश लोग क्या करते थे, राज करते थे, रूल करते थे इंडिया पे। तो उन लोग अपने कंट्री से क्या लेके आए थे बाबू? एक इंग्लिश कॉमन लॉ, मतलब अपने कंट्री से इंग्लिश कॉमन लॉ बोल के, इंग्लिश कॉमन लॉ का ही पार्ट था, मतलब इंग्लिश कॉमन लॉ क्या था, एक रूल्स था। वहीं से आपको इंग्लिश कॉमन लॉ से, मतलब वहाँ का इंग्लिश कॉमन लॉ, यहाँ का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले बहुत बड़ा था, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट, मतलब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसका कुछ पार्ट बांट दिए, उसका कुछ हिस्सा क्या बन गया? पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इतना नहीं समझ में आएगा, बस इतना जो मोटा बात है आपको वही समझ में रखना होगा ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए। पार्टनरशिप एक्ट आया कब? 1932। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है सर? ये एक नॉमिनल अकाउंट है। 2 MCQ, मिनिमम पार्टनर कितना चाहिए? 2 चाहिए। मैक्सिमम कितना चाहिए? 50 चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को डिफाइन करने बोल देगा। इट इज अ वेरी गुड, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फॉर्म ओनली, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फॉर्म ओनली। बाबू हम लोग यहाँ पर बहुत सारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, जैसे सोल प्रोप्राइटर है, कंपनी है, ज्वाइंट कंपनी है, पार्टनरशिप है। तो ये जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये कौन बनाता है? सोल प्रोप्राइटर तो बनाएगा नहीं, जहाँ पे सिंगल ओनर रहता है। कंपनी बनाएगा नहीं, ये बनाएगा कौन? पार्टनरशिप। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फॉर्म ओनली। तो पहला अगर इसको लिखने आ गया तो क्या लिखेंगे? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, it is prepared by partnership firm only। इसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर आफ्टर मेकिंग द रिलेवेंट एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में हम लोग आते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हम लोग डिटेल में समझेंगे। हम लोग ये मानते हैं, मान लो ये पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, पार्टनर्स है, ये फर्म है, पार्टनर क्या कर रहा है ना, ये फर्म से विड्रॉ कर रहा है। क्या कर रहा है? विड्रॉ का मतलब निकालना, पैसा निकाल रहा है। ठीक है ना, ये पार्टनर से, ये फर्म है, पार्टनर क्या कर रहा है? फर्म से पैसा विड्रॉ कर रहा है। विड्रॉ का मतलब निकालना। ठीक है ना, तो पैसा यहाँ से माइनस हो रहा है, यहाँ से माइनस हो रहा है, इनका प्लस हो रहा है। हम लोग कभी भी पार्टनर के बिहाफ में अकाउंट नहीं बनाते हैं। वी प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉट इन द नेम ऑफ द पार्टनर बट इन द नेम ऑफ अ फर्म। हम लोग फर्म के किताब में बना रहे हैं, फर्म्स के बुक्स में बना रहे हैं ना। तो हमको ये बताना होगा फर्म्स के लिए क्या होगा। बाबू फर्म से इन लोग पैसा विड्रॉ कर रहा है तो फर्म क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट। और फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम हुआ। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके क्या? फर्म के लिए क्या हुआ? तो पार्टनर के लिए क्या हुआ? तो हम लोग पार्टनर के बारे में तो बना ही नहीं रहे, हम लोग फर्म का बुक्स बना रहे ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये पार्टनर के लिए क्या हुआ? अरे पार्टनर के लिए एक्सपेंस होगा, लेकिन हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं फर्म के लिए। तो बताओ फर्म के बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेंगे? ये एक्सपेंस होगा या इनकम होगा? सिंपल सा सवाल है। ये पार्टनर है, यहाँ से पैसा निकाला, ठीक है ना, तो पैसा निकाला, फर्म इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो फर्म के लिए इनकम हुआ। अरे हम कहीं से पैसा लेते हैं, जो पैसा बंदा हमको दे रहा है, ठीक है ना, वो उस पैसा पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो हम जिस इंसान से पैसा लिए, समझ में, उसके लिए इंटरेस्ट तो इनकम हुआ ना। इंटरेस्ट देने वाले के लिए, मेरे लिए एक्सपेंस हुआ। हम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बना रहे, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्ट क्या हुआ? इनकम हुआ। चलो अभी हम लोग ड्राइंग का डिफरेंट केस समझने वाले हैं। ड्राइंग का क्या समझने वाले हैं? डिफरेंट केस समझने वाले हैं। स्टार्ट करें हम लोग, चलो। अच्छा, ड्राइंग का हम लोग
ड्रॉइंग का क्या होगा, एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करेगा पार्टनर, अगर फिक्स अमाउंट विड्रॉ नहीं करेगा। दो केस होगा बेसिकली, एक फिक्स केस विड्रॉ कर मतलब फिक्स अमाउंट थ्रू आउट द ईयर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, या फिक्स अमाउंट थ्रू आउट द ईयर विड्रॉ नहीं कर रहा है। हम लोग दोनों के केस में देखते हैं क्या होगा, ठीक है ना। पहले फिक्स केस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। अ पार्टनर withdrew ₹1000 on the first day of each month throughout the year, ठीक है। A partner withdrew ₹1000 on the first day of each month throughout the year, ठीक है ना। देखो कैसे समझेंगे बाबू, देखो यहाँ पे जो 1000 है ना वो फिक्स अमाउंट, ये फिक्स अमाउंट है। फिक्स अमाउंट अगर हर महीना अलग अलग अमाउंट ही निकाल रहे हैं ना तो हमारे रूल्स में अप्लाई नहीं होगा, समझ में। फिक्स अमाउंट ही निकालना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा, अ पार्टनर withdrew ₹1000 on the first day of each month throughout the year। थ्रू आउट द ईयर का मतलब होता है पूरा साल बिजनेस से हर महीने के शुरू में 1000 रुपीज़ विड्रॉ किया। तो अगर हम लोग मानते हैं हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैलेंडर ईयर अगर फॉलो करें तो जनवरी टू दिसंबर चलेगा। कैलेंडर ईयर का मतलब वो साल होता है जो जनवरी में स्टार्ट होता है दिसंबर में एंड होता है। तो हम लोग 1 जनवरी को निकाले होंगे पैसा, उसके बाद 1 फेब को निकाले होंगे, 1 मार्च को निकाले होंगे। तो इसमें क्या होगा, अगर हम इसको समझेंगे तो क्या होगा, पहले क्या होगा, जनवरी टू दिसंबर कितना महीना हुआ, 12 महीना हुआ, ठीक है ना। उसके बाद फेब टू दिसंबर बाबू 11 मंथ हुआ। उसके बाद मार्च टू दिसंबर 10 महीना हुआ। उसके बाद अप्रैल टू दिसंबर कितना महीना हुआ, 9 मंथ हुआ। अप्रैल के बाद मार्च टू दिसंबर मार्च तो हो गया, मई होगा ना। मई टू दिसंबर कितना हुआ, 8। ऐसे डिक्रीज होता जाएगा। मई के बाद जून टू दिसंबर कितना होगा, 7 महीना। जून के बाद जुलाई टू दिसंबर कितना महीना हुआ, 6 महीना। जुलाई के बाद अगस्त टू दिसंबर कितना महीना हुआ, 5 महीना। सितंबर टू दिसंबर कितना महीना हुआ बाबू, कितना महीना हुआ, 4 महीना। अक्टूबर टू दिसंबर कितना महीना हुआ, 3 महीना। नवंबर टू दिसंबर कितना महीना हुआ, 2 महीना। दिसंबर टू दिसंबर मतलब 1 दिसंबर से आखिरी दिन कितना हुआ, 1 महीना। आप सबको ऐड करो, 12 11 कितना आएगा, 78, ठीक है ना। 78 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ जाएगा, 6.5। ये भी ऐसे भी कर सकेंगे, ट्रेडिशनल है, हम शॉर्टकट निकाल लिए। जब भी फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ रहेगा आप 78 डिवाइडेड बाई 12 बोलो या 6.5 बोलो, ठीक है ना। तो 6.5 हम लोग याद रख सकते हैं। कैसे आया, अगर कोई बंदा जनवरी में पैसा विड्रॉ करता है बिजनेस से तो जनवरी टू दिसंबर कितना महीना का इंटरेस्ट लगेगा, 12 महीना। फिर बोल रहा है यहाँ पे पहला साल मतलब फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर, मतलब हर महीना के शुरू में पूरे साल भर पैसा निकाला है। तो 1 जनवरी को भी निकाला होगा, 1 फेब को भी निकाला होगा, 1 मार्च को भी निकाला होगा, 1 अप्रैल को भी निकाला होगा। तो हम लोग क्लोजिंग डेट कब है बाबू, अगर जनवरी में निकाला होगा तो मार्च तक जाएंगे। फिर पहला महीना कंप्लीट हो गया, जैसे कि बोला है हर महीना के शुरू में निकाल लें। तो हम लोग कितना आ जाएगा बाबू, 78 डिवाइडेड बाई 12 कर दिए, हम लोग का कितना आया, 6.5 हो गया। कितना आंसर आया, 6.5 हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे कर सकते हैं। 6.5 हो गया, 1000 हो गया, इंटू 12 हो गया, क्योंकि हम लोग
एक साल का निकाल लेना, ये तो महीना का है 1000, पूरे साल में कितना निकाला होगा 12000 निकाला होगा, तो 12000 इंटू कितना होगा, क्वेश्चन में रेट हम लोग 10% ले लेते हैं, 10% पर एनम, ठीक है ना, इंटू 10% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12 कितना 650। अब वो MCQ में ना कभी कभी ये भी दे देगा 78 डिवाइडेड बाई 12, आपको याद रखना होगा। MCQ में कभी भी कभी क्या दे सकता है 78 डिवाइडेड बाई 12, तो आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? चलो तो अभी हम लोग करेंगे जैसे फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ है ना, अगर क्वेश्चन में लास्ट डे ऑफ ईच मंथ बोलेगा तो क्या होगा, हम इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं। फर्स्ट डे की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे क्या होगा 1000 इंटू 12 करेंगे, आंसर आएगा 12000। अब ये 12000 इंटू 10% यहाँ हम लोग मान लिए इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12, आंसर कितना आया, सब लोग कैलकुलेट करो, आंसर कितना आया बताओ जल्दी से। 550 आया। अच्छा ये 5.5 आया कहाँ से, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला हर महीना के लास्ट में निकाल रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब 31 जनवरी में निकालना होगा। 31 जनवरी टू दिसंबर कितना महीना हुआ, 11 महीना। अब आप जनवरी को मत गिनिएगा, 31 जनवरी का मतलब होता है 1 फरवरी से गिनेंगे, 1 फेब से गिनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना महीना हुआ 11 महीना, ठीक है ना। तो अब हम लोग एंड ऑफ फेब टू दिसंबर कितना हुआ 10, फिर एंड ऑफ मार्च टू दिसंबर कितना 9, ऐसे ऐसे हम लोग जाएंगे, लास्ट में जाएंगे कितना आएगा हम लोग का, कितना आएगा बाबू 66 डिवाइडेड बाई 12 आया 5.5। अच्छा लास्ट में होगा दिसंबर तो लेंगे नहीं, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ 5.5 आया हम बता देते हैं, 9 के बाद क्या आएगा, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ठीक है ना। जैसे एंड ऑफ क्या गिरेंगे, मार्च के बाद क्या होगा अप्रैल टू के बाद ना, ये सब में तो सेम रहेगा, सब में तो सेम रहेगा, ठीक है। ये भी क्या अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब वो एंड ऑफ दिसंबर और एंड ऑफ दिसंबर तो 0 महीना हो गया ना। 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितना हुआ 0 महीना हुआ, तो सबको ऐड कर देंगे कितना आएगा 66। तो अब इसका एवरेज निकालेंगे 66 डिवाइडेड बाई 12, ये 0 भी लीजिएगा हम, तो एवरेज निकाल लेना सबका 12, तो आंसर आएगा 5.5। तो 78 डिवाइडेड बाई 12 कितना आएगा 66 डिवाइडेड बाई 12 5.5, ठीक है ना। ये उतार लो। तो अभी हम लोग नेक्स्ट है कि अगर बोलेगा कि पार्टनर विड्रॉ किया है, ठीक है ना, फिक्स अमाउंट, बार बार बोल रहे फिक्स अमाउंट, अगर अमाउंट फिक्स रहेगा तभी ये रूल्स अप्लाई होगा, अगर अमाउंट फिक्स नहीं है तो रूल्स अप्लाई नहीं होगा। अगर एक फिक्स अमाउंट पार्टनर ने विड्रॉ किया है फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, एक साल में 12 महीना होता है, एक साल में 52 वीक्स होता है, एक साल में 365 दिन होता है, एक साल में 4 क्वार्टर होता है, एक साल में 2 हाफ ईयरली होता है 6 महीना का, 6 महीना का आधा करेंगे तो क्वार्टर आएगा। एक क्वार्टर कंटेन करता है कितना महीना 3 महीना, तो 3 मतलब 12 महीना। तो एक क्वार्टर कितना महीना का होता है 3 महीना का होता है। साल में कितना क्वार्टर होता है 4 क्वार्टर होता है। अगर क्वेश्चन में बताता है कि अगर फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, एक पार्टनर है बिजनेस में, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर निकाला है, बाबू क्वेश्चन ना कैलेंडर ईयर का भी हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर का भी हो सकता है, ठीक है ना। कैलेंडर ईयर वो ईयर है जो जनवरी टू दिसंबर चलता है, फाइनेंशियल ईयर वो ईयर है जो अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर मार्च में एंड होगा। तो हम लोग अपने एग्जाम्पल में कौन सा ईयर लिए हैं बाबू, कैलेंडर ईयर लिए हैं। तो हम लोग का साल स्टार्ट हो रहा है जनवरी में, एंड हो रहा है दिसंबर में। अब बताओ
बोला फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर का शुरू में एक फिक्स अमाउंट पार्टनर ने विड्रॉ किया है पार्टनरशिप फर्म से, ठीक है ना। तो साल का मतलब साल का शुरू और क्वार्टर का भी शुरू दोनों जनवरी होगा, जनवरी टू दिसंबर होगा कितना, 12 महीना। फिर अब वो नेक्स्ट क्वार्टर का पहला में निकाला, तो दूसरा इस क्वार्टर कब से स्टार्ट होगा बाबू, क्वार्टर 3 महीना का होता है, तो जैन फेब मार्च खत्म हो गया। अरे एक क्वार्टर 3 महीना का होता है ना, जैन फेब मार्च खत्म हो गया, फिर अप्रैल से हुआ। अब अप्रैल मई जून, ठीक है ना, दूसरा क्वार्टर भी खत्म, तीसरा क्वार्टर स्टार्ट होगा जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर तक तीसरा क्वार्टर चला, फिर अक्टूबर से चौथा क्वार्टर स्टार्ट हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो हम लोग लिखेंगे, हम यहाँ पे बार बार दिसंबर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को देखना होगा साल एंड कब हो रहा है, दिसंबर में एंड हो रहा है ना। तो 1 दिसंबर तक देखो, जनवरी टू दिसंबर 12 महीना होगा, अप्रैल टू दिसंबर कितना महीना होगा, 9 महीना होगा, जुलाई टू दिसंबर 6 महीना होगा। हम लोग दिसंबर तक कंसीडर करेंगे इन केस ऑफ कैलेंडर ईयर, क्योंकि जनवरी में स्टार्ट हुआ है, दिसंबर में ही एंड होगा, ठीक है ना। तो सबको अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो 7.5 आएगा। ये इतना बात याद रखना जरूरी नहीं है, एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा इसका डेरिवेशन पूछेगा कि बताओ कैसे आया, हम लोग को याद रखना होगा 7.5। अभी हम बता दे रहे समझने के लिए, मान लो इनके 7.5 भूल गए ना, तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली हम लोग आ जाते हैं 7.5। हाँ, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ बोलेगा तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर बोलेगा तो जब भी क्वार्टर आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो आओ यहाँ पे, ठीक है ना। लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर मतलब हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहे बाबू। देखो हम यहाँ पे बार बार एम्फेसिस डाल रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि क्वार्टर का मतलब क्या होता है, एक क्वार्टर जो 3 महीना का रहता है। तो पहला अगर हम लोग का साल जनवरी में स्टार्ट हो रहा है तो 3 महीना एंड कब होगा, मार्च में होगा। ये मार्च से दिसंबर चला 9 महीना। सिमिलरली दूसरा क्वार्टर एंड कब होगा हम लोग का, देखो पहला क्वार्टर एंड हुआ जून में, यहाँ से निकाल लिया जून से दिसंबर, फिर सितंबर टू दिसंबर, फिर दिसंबर टू दिसंबर 0 हुआ। ये इतना बात याद नहीं कर पाते हैं, तो हमको इतना बात याद रखना होगा 4.5 लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। ये समझ सकते हैं तो अच्छा बात है, और नहीं समझ सकते हैं और अच्छा बात है, एग्जाम में ये पूछेगा नहीं, ठीक है ना। तो आपको इतना याद रखना होगा 4.5 7.5। तो अगर फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ बोलो मेरे साथ, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, इसको उतार लो जल्दी से, ठीक है। तो हम लोग पहले ये 4 रूल सीख लिए। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ रहेगा 6.5, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ 5.5, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर 7.5, लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर 4.5, ठीक है ना। तो अभी हम लोग चलते हैं, ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं पहले। चलो, ड्राइंग का रेट कितना है, ड्राइंग से रेट कितना है, मान लो 10% पर एनम है, ठीक है ना। जल्दी से आंसर बताना। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ पूरा हम 12 लिख दे रहे हैं, मतलब पूरा 12 महीना तक। तो कितना होगा, कितना पैसा निकाले हैं हम लोग पैसा निकाले हैं 2000। बोलो कितना आएगा आंसर। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो पहले 2000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 1300। 2000 इंटू कितना करेंगे 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24000, ठीक है ना। 24000 इंटू कितना करेंगे 10%। उसके बाद फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ बोला है, तो हम लोग रूल से पढ़ लिए 6.5 डिवाइडेड बाई 12 कितना आया 1300। सबका आया 1300, ठीक है। चलो ये एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्या हुआ, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ मतलब थ्रू आउट द ईयर का मतलब पूरा 12 महीना, ब्रैकेट में लिख दे रहे। कितना निकाला पैसा 1500 निकाला है। तो क्या हुआ, जब भी मंथ बोलेगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो मंथ बोलेगा किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1200। 1500 इंटू 12 कितना हुआ 1500 इंटू 12 कितना हुआ 18000 हुआ, ठीक है ना। बाबू जज्बाती हो जाते हो। 18000 इंटू रेट कितना है 10% इंटू 5.5। अभी बताए थे ये 5.5 कैसे आया, कितना आएगा आंसर 800
25। तीसरा है, ठीक है ना, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है ना, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर। कितना निकाला है? 4000। बाबू जब भी क्वार्टर बोलेगा तो 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होता है। तो कैसे करेंगे? 4000 इंटू 4, 16,000, 16,000 इंटू 10% इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12, कितना आया? 1000। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एग्जाम में आएगा, हम लोग कर लेंगे ना। चलो, लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर कितना है? 2000 है। तो अब एक काम करेंगे, 2000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आया। अब 8000 इंटू 10% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई कितना आएगा आंसर? 300 आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कॉपी करो जल्दी से। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन था जहाँ पे फिक्स अमाउंट निकाल रहा है पूरा साल भर। ठीक है ना, अगर फिक्स अमाउंट नहीं निकालता एक पार्टनर, पूरे साल भर फिक्स अमाउंट नहीं निकालता, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? अच्छा, अगर बोलेगा ना, अभी कितना एग्जाम्पल तक हुआ हम लोग का? 4 हुआ ना, ये 5th होगा। अब ये 5th नंबर ना हम इम्पोर्टेंट मार्क कर दे रहे हैं। 5th नंबर इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? मोस्टली एग्जाम में आपको यही वाला दिखने को मिलेगा। ठीक है ना, अब तुमको ऐसे बोल देगा ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना, पार्टनर विड्रू ₹10,000। ठीक है ना, पूरे साल में कितना निकाला? बाबू यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग द ईयर मतलब पूरे साल में कितना निकाला? 10,000। और हम लोग रेट ऑफ ड्राइंग क्या मान रहे हैं? 10%। जो पीछे वाला था वही मान के चल रहे हैं। ठीक है ना, तो अब याद कर लेना 10,000 इंटू कितना परसेंट? इंटू 10%। अब जब भी डेट नहीं देगा ना तो क्या हो जाएगा? 6/12। तो आंसर क्या आ जाएगा? 500 आ जाएगा। क्लियर है? 500 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, अब अगर ₹500 विड्रू on the middle of each month throughout the year। तो मिडिल जब भी बोलेगा या डेट नहीं देगा, क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे? ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है? मिडिल। ठीक है ना, ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल भर निकाला है। बाबू जब भी ड्यूरिंग द ईयर और मिडिल बोलेगा मतलब पूरे अकाउंटेंसी में जहां भी डेट नहीं दिया हुआ है, हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे ऑन एन एवरेज ऑफ 6 मंथ। तो यहाँ पे ईच मंथ बोला है तो पहले साल में कन्वर्ट करना होगा। तो कितना आ जाएगा? 6,000 इंटू कितना होगा? इंटू कितना परसेंट है? 10% इंटू 6/12 कितना आएगा? 300 आएगा। ठीक है, यहां तक उतारो। तो अभी हम लोग 6 एग्जाम्पल तक किए हैं। ठीक है ना, अच्छा अब हम लोग 7 नंबर में कर रहे हैं। यहाँ पे इफ अ पार्टनर withdrew ₹50,000 on 31st December, ब्रैकेट में लिख दे रहे बुक्स
ends on 31st December every year। ठीक है, तो रेट तो हमको मालूम है, हम क्या बोले, रेट तो हम लोग 10% लेके ही चल रहे। इफ़ अ पार्टनर विल ड्यू 50,000 ऑन 31st दिसंबर, और हमको बोल दिया है, देखो दो तरह का ईयर होता है, सी वाई कैलेंडर ईयर, जो जनवरी टू क्या चलेगा, जनवरी टू दिसंबर, एक एफ वाई होता है फाइनेंशियल ईयर, जो अप्रैल टू मार्च होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है बाबू, हम लोग का बुक्स कब एंड होता है, दिसंबर में। तो ये कौन सा ईयर के बारे में बात कर रहा है, कैलेंडर ईयर है। तुमको पता होना चाहिए क्लोजिंग डेट में कोई भी एंट्री नहीं होता है। क्लोजिंग डेट में बाबू एग्जाम में दिया रहेगा, जरूरी नहीं जो चीज़ दिया रहा सब कुछ करना होगा, आपको अपना माइंड भी यूज़ करना होगा ना। जब भी क्लोजिंग डेट बोलेगा, देखो यहाँ पे 31 दिसंबर बोला है, तो यहाँ पे 31 दिसंबर होगा। कैसे होगा, 50,000 है, मान लो रेट दिया हुआ है 10% है, तो यहाँ पे कितना महीना होगा, दिसंबर में हो रहा है, तो दिसंबर तो 0 महीना हो रहा है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। मतलब दिसंबर, हम लोग का बुक्स एंड होता है दिसंबर में, हम लोग का बुक्स एंड होता है दिसंबर में, ठीक है ना। 31 दिसंबर में हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग ये समझना होगा, हम लोग का बाबू ध्यान दो, हम लोग का बुक्स कब एंड हो रहा है। अगर ये 1 जनवरी में निकालेगा, इसको समझना होगा, फेब में निकालेगा, मार्च में निकालेगा, मार्च के बाद अप्रैल के बाद, मई के बाद, जून के बाद हो तो गया सर, जुलाई 2 बार बोल दिए, जून, जुलाई, अगस्त, उसके बाद नवंबर, दिसंबर। बोलो अब एग्जाम में कुछ भी आ जाए, चलो बंदा जनवरी में निकाला है, सिर्फ एक बार निकाला है, कैलेंडर ईयर है, कितना महीना होगा, 12 महीना होगा, याद रहेगा। जनवरी बोलेगा तो कितना महीना, 12 महीना। फेब बोलेगा तो कितना महीना, 11 महीना। मार्च बोलेगा तो कितना महीना, 10 महीना। अप्रैल बोलेगा तो कितना महीना, 9 महीना। मई बोलेगा तो कितना महीना, बोलो 8 महीना। जून, अगर जून में निकाला, यहाँ 31 दिसंबर नहीं, जून में निकाला, जून से दिसंबर कितना महीना, 7 महीना। मान लो यहाँ 31 दिसंबर बोला, हम 31 दिसंबर को रिप्लेस कर देते एक एक महीना से। अब जुलाई में निकाला, कितना महीना, 6 महीना। अगस्त में निकाला 5 महीना, सितंबर में निकाला 4 महीना, अक्टूबर में निकाला 3 महीना, नवंबर में निकाला 2 महीना, दिसंबर में निकाला 1 महीना। सर आप तो बोले 0, बाबू समझो, हम यहाँ 1 जनवरी बोल रहे हैं ना, हम ये सब फर्स्ट डे माने हैं, फर्स्ट डे माने, मतलब 1 जनवरी, 1 दिसंबर, 1 मार्च, 1 अप्रैल। अब यहाँ दिसंबर में 2 आएगा, अगर फर्स्ट निकाला है या 31 निकाला है। अगर 1 दिसंबर में निकाला है तो 1 महीना आएगा, 31 में निकाला है तो 0 आएगा, ठीक है ना। 31 में निकाला है तो कितना आएगा, 0। तो हमारे इस क्वेश्चन में यहाँ पे कब निकाला था, 31 में। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, हम ऐसे कितना निकाल सकते हैं, ऐसे बहुत कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आप बोलेंगे अच्छा एक फिक्स अमाउंट अगर पूरे साल भर निकालेगा तब तो रूल्स में अप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ हो जाएगा। खाली 1 जनवरी को निकाला और कहीं नहीं पैसा निकालना है, तो ये तो एक ही बार ड्राइंग हुआ है, क्लियर है। तो हम लोग को इस तरीके से समझ लेना होगा, बस यहाँ पे हम लोग 0 निकालें। अब अगर जनवरी बोलेगा तो हम लोग 12 लिख देंगे यहाँ पे, अगर हम लोग का फेब बोलेगा तो 11 लिख देंगे। अब अगेन होगा, फरवरी का भी 2 केस होगा, 1 को निकाला या लास्ट को निकाला, ठीक है ना। तो एक बार समझ लीजिए। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े उसको हम लोग सम अप करते हैं, ठीक है ना। चलो हम लोग ड्राइंग का रेट पढ़ते थे। अगर देखो फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ बोलेगा तो फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ पूरा 12 महीना तक, 12 महीना का मतलब थ्रू आउट द ईयर। तो क्या लिखेंगे, 6.5 डिवाइडेड बाई 12। चलो दूसरा क्या है, अगर फर्स्ट नहीं है, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ पूरा 12 महीना तक, तो कितना आएगा, 5.5 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तीसरा नंबर में है फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर
ठीक है ना, पूरा थ्रू आउट द ईयर कितना आया हम लोग का, डिवाइडेड बाय 12, लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर कितना आया 4.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, और डेट इज नॉट गिवन, डेट इज नॉट गिवन, और मिडिल ऑफ ईच मंथ, और मिडिल ऑफ ईच मंथ। ये तीनों केस में, ये तीनों केस में कितना आएगा 6/12, याद रहेगा, तीनों केस में क्या होगा 6/12। चलो 6 नंबर में, अगर इफ रेट इज नॉट गिवन, रेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, ठीक है ना, क्या होगा बोलो, नो इंटरेस्ट होगा। अगर रेट ही नहीं दिया हुआ है तो नो इंटरेस्ट, अगर डेट नहीं दिया हुआ है 6 डिवाइडेड बाई 12, रेट नहीं दिया हुआ है, अब बाबू रेट नहीं दिया हुआ है, रेट 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 नहीं दिया हुआ है, और डेट नहीं दिया हुआ है, अच्छा ठीक है, ठीक है। ऐसे मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर भी 6/12 होगा, ठीक है, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर भी 6/12 होगा। अब फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ 3.5 होगा, 3.5 डिवाइडेड बाई 12। लास्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ तो 2.5 डिवाइडेड बाई 12 होगा। यहाँ तक हम लोग को हुआ। अब चलो हमें एक क्वेश्चन देते हैं, मान लो एक 7 नंबर में कैसे होगा, हम एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। चलो रेट ऑफ ड्राइंग है हम लोग का, रेट ऑफ ड्राइंग है 10% पर एनम, ठीक है ना। पार्टनर विड्रॉ किया है 6,000 ऑन द लास्ट डे ऑफ each half yearly। देखो सवाल क्या है, रेट ऑफ ड्राइंग कितना है, जल्दी से बोलो। रेट ऑफ ड्राइंग कितना है 10%। अब पार्टनर विड्रॉ किया है 6,000 ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच हाफ ईयरली। बाबू लास्ट डे ऑफ ईच हाफ ईयरली, इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना हम लोग के लिए ज़रूरी है। मान लो अगर जनवरी है हम लोग का, जनवरी टू दिसंबर हम लोग कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, तो हम लोग को तो मालूम है इस 12 महीने में 2 हाफ ईयरली आएगा, ठीक है ना। पहला हाफ ईयरली कब आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है ना। एंड ऑफ जून को निकाला है, एंड ऑफ जून को पैसा निकालना है, फिर एंड ऑफ दिसंबर को निकालना है, एंड ऑफ दिसंबर को निकाला है। तो बाबू हम लोग का टारगेट क्या है, दिसंबर ही तो है ना। एंड ऑफ जून से दिसंबर कितना महीना हुआ, 6 महीना हुआ। एंड ऑफ दिसंबर से दिसंबर कितना महीना हुआ, 1 महीना हुआ, 0 हुआ ना। मान लो दिसंबर को टारगेट रखते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक कितना महीना हुआ, 6 मंथ हुआ ना। जून तो ख़त्म हो गया, जुलाई से गिनो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब एंड से यहाँ कितना हुआ हम लोग का, 0 मंथ हुआ। दिसंबर से दिसंबर कितना हुआ, 0। तो इसका हम लोग क्या होगा, आंसर बोलो कैसे निकालेंगे, 6,000 इंटू कितना होगा, 6,000 निकालना ऑन द लास्ट डे, ठीक है ना। तो बोलो 10% इंटू कितना होगा, इंटू 6/12 300। दूसरा का निकालने का ज़रूरत नहीं है, 0 ही आएगा। देखो कैसे आएगा, नहीं भी निकालिएगा चलेगा, तब भी हम समझा देते हैं। 0/12
तो आंसर तो 300 आएगा ना। यहाँ तक क्लियर है? 7 केस हम आपको बताए हैं, क्लियर है? उतार लो जल्दी से। तो हम लोग एक केस और समझते हैं। मान लो एक पार्टनर है, अ पार्टनर with due rupees 10,000 on 1st January, ठीक है ना। उसके बाद 5,000 on 1st March। रेट ऑफ ड्राइंग है, रेट ऑफ ड्राइंग है 6% पर एनम। अब यहाँ नोट लिख देते हैं, बुक्स एंड्स ऑन 31st March एवरी ईयर। देखो, जब एक किताब कब से स्टार्ट होता है बाबू? अप्रैल टू मार्च चलता है ना, उसको कौन सा ईयर बोलते हैं हम लोग? फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ जनवरी में निकाला, मार्च में निकाला है बाबू। जनवरी टू मार्च कितना महीना हुआ? 3 महीना होगा, ठीक है। उसके बाद 1 मार्च को निकाला है, 1 मार्च टू 31st मार्च, 31st मार्च, 31st मार्च। तो बोलो यहाँ पे कितना महीना हुआ? 1 जनवरी से 31st मार्च 3 महीना हुआ। यहाँ पे कितना महीना हुआ? 1 महीना हुआ। तो हम लोग तो निकाल लिए, पहला का 3 महीना होगा, दूसरा का 1 महीना होगा। तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं 5,000 इंटू 10%, 6 है ना, कोई बात नहीं 6 कर देंगे हम लोग, इंटू 3/12 कितना है? 150, ठीक है। उसके बाद है बाबू, ये तो 10,000 था। बोलो कितना है? 5,000 इंटू 6%, आ जाओ, 5,000 इंटू 6% इंटू कितना होगा? 1/12, 1/12 कितना है यहाँ? इसके कितना हुआ? 25। कितना आ गया बाबू आंसर? 175। तो इधर हम लोग क्या देखे? साल में 2 बार ड्राइंग था ना। साल में कितना बार ड्राइंग था? 2 बार ड्राइंग था। तो 4 बार भी ड्राइंग हो सकता है, 5 बार भी ड्राइंग हो सकता है, 6 बार भी ड्राइंग हो सकता है। तो कुल मिला के हम लोग को समझना क्या होगा? हम लोग को कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इस तरीके से भी आ जाएगा। लेकिन जब भी हम लोग के मन में डाउट होगा सर ये कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर है, ऑलवेज आपको क्वेश्चन बताएगा, इन्फॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर ड्राइंग का इतना बात हम लोग समझ लेते हैं तो हम लोग का जो भी ड्राइंग से रिलेटेड सम्स आएगा हम लोग इंशाल्लाह ताला उसको कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आज का जो वीडियो था वो हम लोग का सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।